देखिए आपका पुलिस अधिनियम लिखवाया जा रहा था और उसमें आपका धारा 34 लिखवाई जा रही थी। पुलिस अधिनियम आपका लिखवाने का काम खत्म हो जाए तो पैरा आपका परसों से चलेगा। कल चूंकि 26 जनवरी है तो आपका सरकारी छुट्टी रहती है, कोई उपाय ही नहीं है। वैसे एक दो बार इंटरव्यू की क्लास 26 जनवरी को भी चली है, रेगुलर बैच तो नहीं चला है, लेकिन अब जबरदस्ती न किया जाए भाई छुट्टी के दिन। लिखिए भाई आपका धारा 34। 34 में आपका दंड भी बता दिया गया था, किसके लिए बनी है ये बता दिया गया था। और दंड की मात्रा याद रखिएगा कितना है आपका, माने 8 दिन का कारावास या आपका 50 रुपया जुर्माना। और पुलिस वारंट के बिना आपका अरेस्ट भी कर सकती हैं। और 34 में किसके बारे में प्रावधान किया गया है, तो पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक उपताप। कितने प्रकार के लोक उपताप है, तो आपका बताया गया था 8 प्रकार। अब वो लिस्ट बेयर एक्ट में दिया गया है, वो उतना मैंने आपका आगे लिखिए भाई आपका 34A हेडिंग डालिए। धारा 34A कैपिटल ए लिखिएगा। धारा 34A लिखिए हेडिंग। धारा 32 तथा 34 के अधीन हेडिंग डाल लीजिए, तो 34A में हेडिंग डालिए। धारा 32 तथा 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन, अपराधों का प्रशमन, प्रशमन को आगे लिख लीजिएगा आसान भाषा में समन, श ये वाला स लिखिएगा, शमन ये वाला स, शमन, समन वाला का लेटर वाला नहीं, शमन, या इसको कहते हैं कंपाउंड ऑफेंस, इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। समन लिख लिए आसान भाषा में, और लिखिए समझौता, और आसान भाषा में लिख लीजिए समझौता। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड ऑफेंस। पहले कोरिलेट करके लिख लिया जाए। सुलह समझौते के बारे में पहले कोरिलेशन करिए, तब आपका 34 से लिखवाया जाए, क्योंकि प्री के लिए कोरिलेट किया जा सकता है। सुलह समझौते या शमन के बारे में सीपीसी की धारा 89 में, एक ही लाइन में लिखवा दे रहे हैं सब, सीपीसी की धारा 89 यानी कि 89 में, जबकि सीआरपीसी की धारा 320 में, जबकि सीआरपीसी की धारा पिछली बार पूछा भी गया था ये, सीआरपीसी की धारा 320 में 320, जबकि संविधान के अनुच्छेद 142 में 142, जबकि संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधान किया गया है, 142 में प्रावधान किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पुलिस अधिनियम की धारा 32 तथा 34 के तहत, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। पुलिस अधिनियम की धारा 32 तथा 34 के तहत जिला पुलिस अधीक्षक
जिला पुलिस अधीक्षक अभियोजन दायर करने के पूर्व अभियोजन दायर करने के पूर्व या पश्चात अपराधों का समन कर सकता है। देखिए, कौन कर सकता है और किस स्टेज पर, दो बातें आई। तो यहाँ कौन कर सकता है, तो एसपी साहब और किस स्टेज पर कर सकते हैं, तो मुकदमा दायर करने के पहले भी और मुकदमा दायर करने के बाद। लेकिन इसी में लेकिन लगा कर लिखे, लेकिन ऐसा समझौता समन शुल्क लेने के बाद किया जाएगा। लेकिन ऐसा समझौता, फीस ली जाएगी कुछ, समन शुल्क लेने के बाद किया जाएगा। तथा ऐसी रकम उस अपराध के लिए जुर्माने से अधिक नहीं होगी। उस अपराध के लिए जुर्माने से अधिक नहीं होगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अभियोजन दायर करने के पूर्व, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। अभियोजन दायर करने के पूर्व यदि समन किया जाता है, माने मुकदमा अभी नहीं दायर हुआ, अभियोजन दायर करने के पूर्व यदि मुकदमा किया जाता है, न यदि समन किया जाता है, तब ऐसा अपराधी पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे अपराधी पर, ऐसा नहीं भाई। तब ऐसे अपराधी पर, ऐसे बना लीजिए, थोड़ा वाक्य सही नहीं है। ऐसे अपराधी पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा तथा यदि वह अभिरक्षा में है, यानी गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा यदि वह अभिरक्षा में है, तब उसे अभिरक्षा से छोड़ दिया जाएगा। यदि वह अभिरक्षा में है, तब उसे अभिरक्षा से छोड़ दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। छोड़, अगर पकड़ लिया गया तो क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखे। यदि समन अभियोजन दायर करने के पश्चात किया जाता है, यदि समन अभियोजन दायर करने के पश्चात किया जाता है, तब इसका प्रभाव दोष मुक्ति होगी। तब इसका प्रभाव दोष मुक्ति होगी। अगली धारा लिखिए 35, यानी कि धारा 35।
हेडिंग डालिए अधिकारिता या जुरिडिक्शन। धारा आपका डालिए 35 जुरिडिक्शन या अधिकारिता। एक क्वेश्चन को रिलेट करके एक दो क्वेश्चन और जुरिडिक्शन से पूछा जा रहा है, और वह जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीपीसी में भी पूछा जा रहा है कि सीपीसी में जुरिडिक्शन शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो सीपीसी में कहीं अधिकारिता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। धन संबंधी अधिकारिता है, स्थानीय अधिकारिता अलग है, लेकिन किसी पर्टिकुलर धारा में जुरिडिक्शन को डिफाइन नहीं किया गया है। अब आपका कंसेप्ट ये बनाना है कि धारा 7 हम बताए थे पुलिस अधिनियम की, उसमें विभागीय दंड दिया जाता है और विभागीय जांच होती है, लेकिन जो न्यायिक जांच पुलिस वालों के खिलाफ होती है उसका प्रावधान सेक्शन 35 में है। तो अब तक क्वेश्चन धारा 7 से बना है, लेकिन 35 से भी अब चांस है कि धारा 35 कैसी जांच है, विभागीय जांच की न्यायिक जांच। तो विभागीय नहीं, क्या मार्क कराएंगे, न्याय। और 7 पिछली बार पूछा ही गया था एपीओ में, धारा 7 कैसी जांच है, विभागीय, डिपार्टमेंटल या आंतरिक। तो धारा 35 लिखिए भाई। अब हेडिंग डाल लीजिए धारा 35 में जुरिडिक्शन या अधिकारिता लिखिए। कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध, कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के, माने कांस्टेबल के ऊपर जो है, कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध, किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच, किसी आरोप की जांच और अवधारण मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले, मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ये तो बेरेट की भाषा रही, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। यहाँ मजिस्ट्रेट का तात्पर्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट से है। यहाँ मजिस्ट्रेट का तात्पर्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट से है। इस धारा के तहत जांच न्यायिक प्रकृति की होती है। न्यायिक जांच है, जुडिशियल इंक्वायरी। इस धारा के तहत जांच न्यायिक प्रकृति की होती है, जिसका उद्देश्य किसी तथ्य की वास्तविकता का, जिसका उद्देश्य किसी तथ्य की वास्तविकता का पता लगाना होता है, किसी तथ्य की वास्तविकता का पता लगाना होता है। फिर पैराग्राफ चेंज करिए।
जांच शब्द को सीआरपीसी की धारा 2G में परिभाषित किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जांच शब्द को सीआरपीसी की धारा 2G में परिभाषित किया गया है। अगला लिखिए धारा 36 सेक्शन 36। हेडिंग डालिए, अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति यानी कि मुकदमा चलाने की शक्ति अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। पहले बेयरट की भाषा लिख लिया जाए, तब यहाँ कोरिलेट किया जाए, क्योंकि लेक्चर में ज़्यादा कोरिलेशन हुआ था। लिखिए आपका पैराग्राफ चेंज करके। तो यदि कोई कार्य इस अधिनियम के तहत दंडनीय हो, इस अधिनियम माने पुलिस एक्ट, यदि कोई कार्य इस अधिनियम के तहत दंडनीय हो तथा वही कार्य किसी अन्य कानून के तहत भी दंडनीय हो तथा वही कार्य किसी अन्य कानून के तहत भी दंडनीय हो, ऐसी दशा में सभी कानूनों के अंतर्गत ऐसी दशा में सभी कानूनों के अंतर्गत अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा सकता है। सभी कानूनों के अंतर्गत अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन दंड केवल उस कानून के तहत दिया जा सकता है। दंड केवल उस कानून के तहत दिया जा सकता है जिसमें उच्चतर दंड का प्रावधान हो, यानी ज्यादा सजा का प्रावधान हो, जिसमें उच्चतर दंड का प्रावधान हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कोई व्यक्ति, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। अनेक अपराध के लिए 1 बार, स्पष्ट लिखा है बेहर एक्ट में, अपने मन से नहीं लिखवा। ये पुलिस एक्ट की भाषा रही और पुलिस एक्ट की धारा 36 में जो प्रावधान है वो लिखवाया गया। अब अलग से एरो बनाकर लिखिए,
इस धारा में रेह जुडिकेटा अर्थात प्रांग न्याय का सिद्धांत समाहित है। इस धारा में रेह जुडिकेटा, इंग्लिश में रेह जुडिकेटा कहते हैं, रेह जुडिकेटा अर्थात प्रांग न्याय, यानी कि दूसरी भाषा में पूर्व न्याय भी कहते हैं, प्रांग न्याय का सिद्धांत समाहित है। एरो बनाकर आगे लिखिए। यह इस धारा में दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी या विस्वैक्सरी कहते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। फिर देखिए, इस धारा में दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसका मतलब एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। लिखिए आपका ऐसा प्रावधान, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लाज 2, ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लाज 2 में तथा सीआरपीसी की धारा 300 के क्लाज 1 में समाहित है। सीआरपीसी की धारा 300 का क्लाज 1, पोस्ट में 1 रहेगा, 1 में समाहित है। सेम नियम है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। फिर धारा 37 अब आइए। लिखिए सेक्शन 37। लिखिए मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित, हेडिंग डालिए धारा 37 में। मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों और जुर्मानों की वसूली। मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों और जुर्मानों की वसूली लिखिए ऐसी दशा में, माने जुर्माना वसूलने में, पैराग्राफ चेंज करके, ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 64 से लेकर 70, यानी कि 64 से लेकर 70, ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 64 से लेकर 70 तक के प्रावधान तथा सीआरपीसी की धारा 421 से लेकर 425, 421 से लेकर 425, 421 से लेकर 425 तक के प्रावधान लागू होंगे। के प्रावधान लागू होंगे। फिर एक बार देखिए, आईपीसी की धारा कहाँ से कहाँ तक, 64 से लेकर 70, और सीआरपीसी की धारा 421 से लेकर 425। बेयर एक्ट में पुरानी सीआरपीसी दी गई है 1882 वाली, और नीचे स्पष्ट नहीं दी गई, तो नहीं लिखवाई जा रही 1973 वाली सीआरपीसी का। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 34 के तहत, धारा 34 के तहत, पुलिस अधिनियम की धारा है ये।
पोस्ट में लिख लीजिए पुलिस अधिनियम, भाई शुरुआती दौर में नहीं लिखे हैं, ये नहीं कि आईपीसी कोई समझ ले सीआरपीसी। धारा 34 के तहत पोस्ट में लिख लीजिएगा पुलिस अधिनियम, अभी लिखवाया भी गया था। धारा 34 के तहत जुर्माना न देने पर कारावास 8 दिन का होगा, 8 डेज, उसमें कमी नहीं होगी। जुर्माना न देने पर कारावास 8 दिन का होगा। अगला लिखिए भाई आपका धारा 38 से लेकर 41 निर्सित हैं, निर्सित माने समाप्त। धारा 38 से लेकर 41 यानी कि 38 से लेकर 41 तक की धाराएं रिपील कर दी गई हैं, अर्थात निर्सित हैं। तो कौन कौन सी धाराएं पुलिस अधिनियम की निर्सित हैं? और 2 धाराएं और हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है 6 और 11, वहीं जोड़ लीजिए, तो एरो बनाकर जोड़ लीजिए कहीं। धारा 6 तथा 11 भी निर्सित है। कई बार ये यूपी में एपीओ में क्वेश्चन आ चुका है कि निर्सित धारा कौन है। तो अब आपका सभी धाराएं एक साथ याद रखिए, 6 हुआ, 11 हुआ, 38, 39, 40, 41, ये धाराएं टोटल क्या है? समाप्त, रिपील। अब लिखिए 42 कार्यवाहियों के लिए परिसीमा, लिमिटेशन या मर्यादा। कार्यवाहियों के लिए परिसीमा, परिसीमा को दूसरी भाषा में लिख लीजिए मर्यादा काल। मर्यादा काल या समय, समय भी लिखा जाता है, या अवधि, अवधि भी लिखा जाता है। चाहे परिसीमा लिखिए या मर्यादा काल लिखिए, अवधि लिखिए, समय लिखिए। लिखिए इसमें भाई आपका वही समय पूछा जा सकता है। लिखिए किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध, किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन की परिसीमा काल, अभियोजन का परिसीमा काल 3 मास है, 3 मंथ, ये याद करके जाइए, 3 मास। लेकिन इसके पहले, लेकिन इसके 1 माह पहले, ऐसे लिखेगा, इसी में समाहित हो जाए, लेकिन इसके 1 मास पूर्व सूचना जिला अधीक्षक यानी कि एसपी साहब को, जिला अधीक्षक या अपर जिला अधीक्षक, जिला अधीक्षक या अपर जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक को दी जाएगी। को दी जाएगी। 3 क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। अगर पुलिस वाले ने किसी कोई गलत कार्य किया है
तो मुकदमा कितने दिन के अंदर उस पर दायर कर देना चाहिए? 3 माह। लेकिन इसके पहले, मुकदमा दायर करने के पहले नोटिस भेजी जाएगी, तो कि मुकदमा दायर करने के कितने दिन पूर्व नोटिस भेजी जाएगी? 1 माह। और ये सूचना किसको दी जाएगी कि हम इस पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा करने जा रहे हैं? एसपी या अपर एसपी, संयुक्त एसपी या सहायक। अगला लिखिए धारा 42 के बाद लिखिए धारा 43। लिखिए, यह अभिवचन की कार्य वारंट के अधीन किया गया था। यह अभिवचन की कार्य वारंट के अधीन किया गया था। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, यदि किसी पुलिस अधिकारी पर कोई मुकदमा चलाया जाए तब वह अपने बचाव में यह अभिवचन कर सकता है, माने प्लीड कर सकता है। तब वह अपने बचाव में यह अभिवचन कर सकता है कि उसने ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए वारंट के प्राधिकार के अधीन किया था। उसने ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए वारंट के प्राधिकार के अधीन किया था। इसको कोरिलेट कर सकते हैं, आईपीसी से कर सकते हैं। सेम बचाव है कि अगर किसी लोक सेवक पर कोई मुकदमा चलता है तो वह अपना बचाव ले सकता है कि न्यायालय के डिक्री, आदेश या वारंट के तहत हमने कार्य किया, हमने कोई गलत नहीं किया। किसका आदेश का पालन किया? न्यायालय के। तो आईपीसी का कौन सा सेक्शन जोड़ेंगे? 76 की, 77 की, 78 की, 79। तो जल्लाद किसमें बचता है? न्यायालय के वारंट का पालन करता है तो 78 किसमें बचता है? 78। तो यहाँ से एक जोड़ लीजिए, आईपीसी की धारा 78 में ऐसा प्रावधान किया गया है। एक लाइन लिखिएगा, आईपीसी की धारा 78 में ऐसा प्रावधान किया गया है अगला लिखिए सेक्शन 44। पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे। हेडिंग डालिए, पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे। पोस्ट में लिख लीजिए इस डायरी का नाम क्या है। पहले तो जनरल डायरी, इंग्लिश में लिखिए जनरल डायरी। शॉर्टकट में इंग्लिश में जीडी कहा जाता है, जीडी, जीडी।
पोस्ट में लिखिएगा जीडी, शॉर्टकट नाम है। या साधारण डायरी, हिंदी में लिखिए साधारण डायरी, या स्टेशन डायरी, इसको स्टेशन डायरी भी कहते हैं। हाँ, थाने में रखी जाती है। स्टेशन डायरी उर्दू में कहते हैं रोजनामचा आम, रोजनामचा आम, रोजनामचा आम, मैंगो वाला आम, रोजनामचा आम कहा जाता है। देखिए पैराग्राफ चेंज करके, जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी डायरी मंगवाने, पैरा में फिर बताया जाएगा डिटेल में। जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी डायरी मंगवाने और उसका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा। जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी डायरी मंगवाने और उसका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा। धारा 45 लिखिए, धारा 45, सेक्शन 45 लिखिए। राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। धारा 46 लिखिए, 45 में लिखना नहीं है ज्यादा। धारा 46, हाँ हेडिंग छोड़, धारा 46 लिखिए। अधिनियम की परिधि या एरिया, यानी कि कहाँ ये लागू होगा। अधिनियम की परिधि या एरिया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह अधिनियम स्वतः, यानी अपने आप, यह अधिनियम स्वतः किसी प्रेसिडेंसी, यह अधिनियम स्वतः किसी प्रेसिडेंसी, कामा दीजिए राज्य, राज्य या स्थान में प्रभावशील नहीं होगा, प्रभावशील नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भले संघ ने ये कानून बना दिया, अपने आप ये लागू नहीं होगा। तो कैसे किसी राज्य में लागू होगा? जब राज्य सरकार क्या करे? लागू करे। लिखिए उसको पैराग्राफ चेंज करके। यह अधिनियम तभी लागू होगा जब राज्य सरकार इसे लागू करे। यह अधिनियम तभी लागू होगा जब राज्य सरकार इसे लागू करे। इसी लाइन में लिखिएगा, राज्य सरकार इस संशोधन, राज्य सरकार इस अधिनियम, लिखे भाई संशोधन लिखते हैं क्या, राज्य सरकार इस अधिनियम को संशोधन सहित या रहित, संशोधन सहित या रहित लागू कर सकेगी।
मैंने बदलाव ला सकेगी। संशोधन सहित या रहित लागू कर सकेगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। राज्य सरकार राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए, माने और अच्छे से लागू करने के लिए, प्रभावी करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर इस अधिनियम से संगत नियम समय समय पर इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी। संगत नियम बना सकेगी। इसी लाइन में लिखे, उत्तर प्रदेश राज्य ने उत्तर प्रदेश राज्य ने इस कानून को उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 22 मार्च 1861 को लागू किया। उसी दिन लागू होगा जिस दिन बना उत्तर प्रदेश में। 22 मार्च 1861 22 मार्च 1861 को लागू किया। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने विनियम विनियम बनाया जिसे जिसे उत्तर प्रदेश विनियम 1861 कहा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम, फिर एक बार देखिए, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861 कहा जाता है। अंतिम धारा लिखिए आपका धारा 47, यानी कि फिर आपका अगले टर्न पर धारा 46 से ही पढ़ना है। और आपका पैरा जब उठेगा विनियम तो धारा 46 को डिटेल में बताकर और तुरंत किस पर आ जाना है, पैरा पर। बताएंगे हम अगले लेक्चर में। लिखिए भाई धारा 47, पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार। हेडिंग डाल लीजिए, पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए तो, ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस
की नियुक्ति की नियुक्ति, नियंत्रण तथा बर्खास्तगी, मैंने नौकरी से बाहर कर देना, बर्खास्तगी का अधिकार जिले के मजिस्ट्रेट को प्राप्त है, का अधिकार जिले के मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो यह शक्ति लेकिन राज्य सरकार चाहे तो यह शक्ति अधिसूचना जारी करके, मैंने नोटिफिकेशन जारी करके, अधिसूचना जारी करके जिला अधीक्षक को दे सकती है, मैंने एसपी को, जिला अधीक्षक को दे सकती है। देखिए, जब तक स्टेट गवर्नमेंट, मैं बता दूं, नोटिफिकेशन जारी करके ये न कार्य करे, तब तक ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस पर आपका किसका कंट्रोल होगा? डीएम का, जिले के मजिस्ट्रेट। और राज्य सरकार चाह ले तो नोटिफिकेशन जारी कर दे तो किसका हो जाएगा? आपका एसपी। यही आपका पॉइंट पकड़ना है। हाँ, जो साल पेपर है उसमें गलत दिया है, उसमें एसपी लिखा है, लेकिन एसपी नियंत्रण नहीं करता, डीएम करते हैं। बर्खास्त ग्राम चौकीदार को डीएम करते हैं। लेकिन राज्य सरकार जब तक नोटिफिकेशन जारी न करे तब तक एसपी को हक नहीं। भाई, साल पेपरों में थोड़ा गलत है, उसको सुधार कर लीजिएगा, जहां अगर फ्री में पढ़ रहे हैं। तो आपका इस प्रकार एक्ट समाप्त